हे गाइस, दिस इज अमित राय एंड यू आर वाचिंग अमित राय क्लासेस। और आज की वीडियो में बात करने वाले हैं प्रश्न निर्माण कैसे करा जाता है संस्कृत के अंदर। एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि इस पर्टिकुलर वाक्य का प्रश्न बना के दिखाओ, इस वाक्य से क्वेश्चन बना के दिखाओ। तो लेकिन आप लोग फिर सोचते हैं इसमें कैसे क्वेश्चन बनाए, वो कौन सा ट्रिक होगा कि हमको इसमें मार्क्स आसानी से मिल जाए। बस उसी एक ट्रिक को हम आज जानने वाले हैं 3 तरीकों से। यानी कि एक ट्रिक को समझने के लिए हम 3 तरीके लगाने वाले हैं जिससे आपको एग्जाम में अच्छे मार्क्स मिलेंगे और आपके प्रश्न निर्माण वाले सारे आंसर सही होंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। लेकिन अगर आप लोगों ने अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो भाई जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि ये चैनल आप लोगों के लिए ही है। तो भाई चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो देखो, सबसे पहले बात करेंगे हम यहाँ पे भाई प्रश्न निर्माण के अंदर कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो प्रश्न निर्माण करने में हमको बहुत ही हेल्प करते हैं। वो कौन कौन से शब्द हैं वो देखते हैं। देखो, ये कुछ शब्द मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं। टोटल यहाँ पर ये 8 शब्द हैं। इन्हीं 8 शब्दों की बेस पर ही क्वेश्चन बनते हैं। कौन कौन से हैं, एक बार इनको पढ़ते हैं और इनकी मीनिंग समझते हैं। देखो, पहला लिखा हुआ है यहाँ पे कति। कति मतलब होता है कितने, कितना, कितनी। यानी कि जो कति नाम का जो शब्द है वो कहां लगता है, संख्यावाचक शब्दों के साथ। यानी कि जिस क्वेश्चन के अंदर, यानी कि जिस वाक्य के अंदर संख्यावाचक शब्दों की बात हो रही हो वहां पर कति का यूज कर देंगे उस संख्यावाचक शब्द की जगह पर। समझ आई बात। कति यानी कि कितना, ठीक है। कितना, कितने, कितनी, वो डिपेंड करेगा कि भाई उस वाक्य में पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग है या नपुंसक लिंग है। ठीक है, कितना, कितने या कितनी। समझ आई बात। अब बात करते हैं इसके नेक्स्ट पॉइंट की, जिसका नाम है कदा। कदा मतलब होता है कब। ठीक है, अभी देखो कुछ वाक्य इसमें ऐसे होते हैं कि जिसमें टेंसों की बात होती है, यानी काल की बात होती है, पास्ट टेंस, यानी भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्य काल। कुछ टेंस ऐसे होते हैं। ठीक है, उन वाक्यों के अंदर क्या लगता है, कदा लगता है। यानी कि जहां पर वाक्य में लिखा हो कि यह इस दिन हुआ था या यह कार्य इस दिन हुआ था, तो उसके अंदर क्वेश्चन बनाने के लिए क्या करेंगे, यह कार्य कब हुआ था, दैट इज, यानी कि वहां पे कदा का उपयोग होगा। समझ आए बात। अब बात करते हैं इसके नेक्स्ट पॉइंट। इसका नाम क्या है भाई, पुत्र। जिस वाक्य के अंदर भाई लिखा हो कि वह पटेल नगर या करोल बाग जा रहा है, ये हो गया। ठीक है, तो उसके अंदर क्वेश्चन कैसा बनेगा, वह कहां जा रहा है। अभी तो मैं खाली आपको हिंदी में बता रहा हूं, लेकिन संस्कृत में भी ऐसे ही उपयोग होगा। ठीक है, संस्कृत में क्या लगेगा, बस कहां की जगह पे पुत्र। समझ आई बात। अब बात करते हैं इसके नेक्स्ट पॉइंट। इसका नाम क्या है, कथम। कथम मतलब होता है कैसे। वह कैसे गया, वह कैसे आया, तो उसकी जगह पे कथम उपयोग होगा संस्कृत के अंदर। समझ आई बात। अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की, जिसका नाम है कुतः। कुतः मतलब होता है कहां से। वह कहां से गिरा, वह कहां से आया, वह कहां से लाया, तो ऐसे वाक्यों के अंदर क्या लगेगा, कुतः। समझ आई बात। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, जिसका नाम है किमर्थम। किमर्थम मतलब होता है क्यों, किस लिए, दैट इज किमर्थम। वाक्य में पूछा जा रहा है वह क्यों गया, वह किस लिए गया, तो उस वाक्य के अंदर क्या लगेगा, किमर्थम। बात करें नेक्स्ट पॉइंट की। देखो क्या लिखा है यहाँ पे, कीदृश, कीदृशी, कीदृशम। ये कीदृश पुल्लिंग के लिए, कीदृशी स्त्रीलिंग के लिए, कीदृशम नपुंसक लिंग के लिए। तो इसका मतलब क्या होता है, किस तरह का। ये पुल्लिंग के लिए हो गया, किस तरह के ये हो गया अपना इसके लिए, और कीदृशम किस तरह की। तो ये सब जो है इसके बेसिस पर इसके मतलब दे रखे, कीदृश, कीदृशी, कीदृशम। वो डिपेंड करेगा वाक्य के अंदर पुल्लिंग की बात हो रही है, स्त्रीलिंग की बात हो रही है या नपुंसक लिंग की बात हो रही है। उसी के बेस पर जो है कीदृश, कीदृशी, कीदृशम का उपयोग होगा। ठीक है, अब बात करते हैं किम की। किम का मतलब होता है क्या। ठीक है, यानी कि किसी वाक्य में दे रखा है उसका नाम क्या है, ठीक है, या फिर वह क्या है, तो इन वाक्यों के अंदर क्या लगेगा, किम लगेगा। समझ आई बात। अब बात करते हैं इसके सेंटेंसों की। सेंटेंसों को जरा हम क्वेश्चन बनाने से पहले, वाक्य जो हमको दे रखे हैं वाक्य, उनसे प्रश्न निर्माण करने से पहले आपको 3 बातें मैं बताने वाला हूं, बड़े ध्यान से सुनना। पहली बात कि हम जो प्रश्न निर्माण करने वाले हैं उसको एक तो हम करेंगे ट्रांसलेशन बेसिस पर, यानी कि हम वाक्यों को ट्रांसलेट करेंगे और उसके बाद उसका प्रश्न निर्माण करेंगे। एक हम करेंगे उसका साउंड बेसिस पर, साउंड इफेक्ट,
कि उसका भाई साउंड कैसा आ रहा है, उस पर्टिकुलर वाक्य का जिसका हमको प्रश्न बनाना है, उस शब्द की जगह पे हमको जो प्रश्न बनाना है उसका साउंड कैसा है। तीसरा हम करेंगे इसको लिंग, वचन या विभक्ति के आधार पर, यानी कि लिंग, वचन, विभक्ति के आधार पर। तीन बातें बस आपको देखनी पड़ेंगी, यानी कि पहला ट्रांसलेशन करके देखेंगे, जहां पे ट्रांसलेशन पॉसिबल नहीं है, आपको समझ नहीं आ रहा है तो साउंड इफेक्ट लगाएंगे, जहां पर आपको साउंड इफेक्ट भी समझ नहीं आ रहा क्या लगेगा इसके अंदर, तो लिंग, वचन या विभक्ति का उपयोग करेंगे। तो एक ही वाक्य से प्रश्न बनाने के यहां पर तीन ट्रिक हैं, समझ आई बात। यानी कि पहला ट्रांसलेट करके देखो, अगर आपको ट्रांसलेशन नहीं आता है तो कोई बात नहीं, साउंड इफेक्ट लगाओ, साउंड के हिसाब से देखो, अगर वो भी नहीं समझ आ रहा है तो भाई लिंग, वचन, विभक्ति के आधार पर उसको प्रश्न बनाओ। बस ये तीन ट्रिक है, इन तीन के अलावा कोई ट्रिक है ही नहीं। तो आपको इन्हीं तीनों में से जो आपको अच्छा लगे वो उपयोग कर सकते हो। ठीक है, तो बात करते हैं पहले ट्रिक की, ट्रांसलेशन इफेक्ट, यानी कि ट्रांसलेट करके देखेंगे हम। ट्रांसलेट करके देखेंगे मतलब पहले वाक्य सलीले नौका सेलती, सलील यानी कि जो नौका, नाव चलाने वाला, नाव चलाता है, नौका मतलब नाव, और सलीले नाव चलाने वाला नाव चलाता है, ये मतलब हो गया ट्रांसलेट करने पे। ठीक है, अब यहां लिखा हुआ नौका, नौका यानी कि भाई सलीले नौका सेलती, यानी कि जो सलीले है वो नौका यानी कि नाव चलाता है। तो अब यहां पे बन सकता है क्वेश्चन के अंदर सलीले क्या चलाता है, तो क्या के लिए क्या लगेगा सर, इसके लिए लगेगा का। ठीक है, तो यहां पे हम उपयोग कर लेंगे सलीले का सेल्यति, इसका आंसर क्या हो गया, नौका की जगह पे का। फिर यहां लिखा हुआ पुष्पेषु चित्त पतंगा दयन्ते। अब मान लो इसके अंदर ट्रांसलेशन करना नहीं आ रहा है आप लोगों को कि इसका नाम ट्रांसलेशन कैसे करें। ठीक है, तो फिर क्या लगाएंगे, साउंड इफेक्ट लगाएंगे कि आपको मतलब समझ नहीं आ रहा है इसको ट्रांसलेट कैसे करूं मैं। यहां लिखा हुआ पुष्पेषु, ठीक है, पुष्पेषु चित पतंगा दयन्ते, इस वाक्य के अंदर क्या करेंगे आप, साउंड इफेक्ट का उपयोग करेंगे। यानी कि पुष्पेषु के नीचे अंडरलाइन करा हुआ है पुष्पेषु, मूल शब्द क्या होता है सर, पुष्प होता है, पुष्प के बाद इसमें क्या लगा हुआ है, पुष्प प्लस एसु, पुष्प प्लस एसु, तो पुष्प को तो साइड कर दो, उसकी साउंड क्या बची, एसु। ठीक है, और एक तो यहां पे ध्यान रखना कि जितने भी क्वेश्चन बनेंगे ना, सब में देखो क लगा हुआ है, क क क क क, देखो सब में क लगा हुआ है, यही सबसे बड़ी ट्रिक है। देखो सब में क्वेश्चन बनते वक्त क लगा हुआ है ना, तो बस आपको क्या करना है, इस पुष्पेषु में से मूल शब्द को हटा लो, पुष्प को हटा दिया, बचा क्या, उसका संधि बच गया एसु, यानी दूसरा शब्द बच गया, वो एसु बच गया। ठीक है, उस एसु में क्या जोड़ देना है आपको, क जोड़ देना है एसु से पहले। ठीक है, क प्लस एसु, ये जब संधि करोगे इसको तो ये बन जाएगा केसु, ये आ गया आपका आंसर। क्या पढ़ेंगे अब इसको, केशु चित्त पतंगा दयन्ते। समझ आई बात, यही ट्रिक है। साउंड इफेक्ट समझ आया कैसे करना है, समझ आ गई बात। तो अब बात करते हैं इसके शब्द, लिंग और विभक्ति के आधार पर इसको कैसे प्रश्न निर्माण करा जाता है। तो देखो, लिंग, वचन और विभक्ति के आधार पर प्रश्न निर्माण करने के लिए आपको पहले ये चीज याद करना पड़ेगा, जो मैंने ये शब्द रूप लिखे हुए हैं किम के, ये जो शब्द रूप दे रखे हैं मैंने यहाँ पे सब किम के शब्द रूप हैं, ये आपको याद करना पड़ेगा, तभी आप लिंग, वचन, विभक्ति के आधार पर कर पाओगे प्रश्न निर्माण। तो ये क्या क्या है इसके अंदर, देखो किम, किम का तो पुल्लिंग रूप होता है क, को, के, द्वितीय विभक्ति में कम, को, कान, तृतीय में केन, काभ्याम, के, चतुर्थी में कस्मे, काभ्याम, केभ्य, पंचमी में कस्मात, काभ्याम, केभ्य, और षष्ठी में कस्य, कयो, केशाम, और सप्तमी में कश्मीन, कयो, केसु। ये हो गया पुल्लिंग शब्द रूप, यानी कि किम का पुल्लिंग वाला रूप। अब इसका स्त्रीलिंग वाला रूप देखो, का, के, का, काम, के, का, कया, काभ्याम, के, काभी, कस्य, काभ्याम, काभ्य, कस्या, काभ्याम, काभ्य, कस्या, कयो, कासाम, कस्याम, कयो, और कासु। ये हो गया स्त्रीलिंग वाला रूप। अब बात करते हैं इसके नपुंसक लिंग वाले रूप की। तो देखो, पहला किम के काणी, दूसरा किम के काणी, यानी प्रथमा और द्वितीय दोनों
सेम रहता है नपुंसक लिंग में। और तृतीय, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, ये जो रूप होते हैं नपुंसक लिंग में वो पुल्लिंग वाले की तरह एकदम सेम रहते हैं। यानी कि पुल्लिंग वाले में जो किम का शब्द रूप था तृतीय, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी के अंदर, वो सारा का सारा आप नपुंसक लिंग के तृतीय, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी में लिख सकते हो, उससे बिल्कुल सेम रहते हैं। ठीक है, तो यानी कि क्या होगा, तृतीया में नपुंसक लिंग में भी केन काभ्याम के, कस्मे काभ्याम केभ्य, कस्मात् काभ्याम केभ्य, कस्य कयो केशम, कस्मीन कयो केशु, ये हो गया इसका नपुंसक लिंग रूप भी खत्म। अब बात करते हैं इसके बेसिस पर, हमने ये वर्ड सीख तो लिए, इसके बेसिस पर हम यहाँ पर प्रश्न निर्माण कैसे करने वाले हैं। तो देखो, तो सबसे पहले बात करते हैं वाक्य नंबर 3 की। इसमें लिखा हुआ रामस्य पितु दशरथ आसीत, राम के पिता दशरथ थे। तो राम के पिता दशरथ थे। ठीक है, तो इसके अंदर आप दोनों तीनों ट्रिक लगा सकते हो। देखो, पहला है ट्रांसलेशन इफेक्ट, दूसरा है साउंड इफेक्ट। लेकिन आप साउंड इफेक्ट लगाओगे ना, सबसे इजी ट्रिक रहेगा साउंड इफेक्ट। तो हम यहाँ पर साउंड इफेक्ट लगा के कर तो सकते हैं, लेकिन मैं आपको खाली यहाँ पे लिंग, विभक्ति और वचन के आधार पर करके दिखाऊंगा इसमें कैसे होगा। ठीक है, देखो यहाँ लिखा हुआ रामस्य, राम जो है पुल्लिंग में आता है, पुल्लिंग में आता है। और यहाँ पे लिखा हुआ रामस्य, जो रामस्य है वो क्या है, षष्ठी विभक्ति है। तो रामस्य षष्ठी विभक्ति है, उसकी जगह पे हमको ढूंढना क्या है, वो क्या है, पुल्लिंग है ऊपर से। तो हमको किम के शब्द रूप में पुल्लिंग वाले हिस्से में षष्ठी विभक्ति ढूंढना पड़ेगा। तो किम का पुल्लिंग वाला हिस्सा ये रहा, इसमें षष्ठी विभक्ति ये रहा, ये आ गया कस्य, कस्य पितु दशरथ आसीत। यानी कि राम शब्द जो है पुल्लिंग है, तो पुल्लिंग है तो हमको उसके जगह पे जो भी वर्ड अब रखने वाले हैं वो भी पुल्लिंग होना चाहिए, पहली बात। दूसरा, उसका वचन एक जैसा होना चाहिए। रामस्य ये एक वचन में था, तो हमने जो नया वर्ड रखा वो भी एक वचन में होगा। और विभक्ति, ये रामस्य जो था षष्ठी विभक्ति में था, तो जो हमने नया शब्द रखा रामस्य की जगह पे वो भी षष्ठी विभक्ति में होना चाहिए। यानी कि जो उत्तर में लिखा हुआ है शब्द वही उसका जो लिंग, वचन और विभक्ति है वही सारा का सारा प्रश्न निर्माण करते वक्त भी वही सेम आपको रखना पड़ेगा। मींस जो आप नया वर्ड उसकी जगह पुट कर रहे हो, उस रामस्य वर्ड की जगह पे, उसकी जगह पे आपको क्या रखना पड़ेगा, उस नए वर्ड में सेम लिंग, सेम विभक्ति, सेम वचन रखना पड़ेगा। ठीक है, समझ आई बात? नहीं आई समझ तो दोबारा आप एक और क्वेश्चन करने वाले हैं तो आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो देखो यहां लिखा हुआ है वान रहा वृक्षे कुड़दंती। अब यहां देखो वृक्षे, वृक्षे जो है सप्तमी विभक्ति में आता है और एक वचन में आता है। तो हमको इसकी जगह पर जो वर्ड पुट करने वाले हैं उस वर्ड में भी देखना पड़ेगा कि वो सप्तमी विभक्ति का होना चाहिए, वो एक वचन में होना चाहिए और उसका लिंग नपुंसक लिंग होना चाहिए। यानी कि वृक्ष नपुंसक लिंग है, ना ये पुल्लिंग है ना ये स्त्रीलिंग है, तो नपुंसक लिंग ही बचा हमारे पास। तो नपुंसक लिंग, एक वचन और सप्तमी विभक्ति। देखते हैं किम में क्या है इसके स्थान पे। किम में देखो नपुंसक लिंग में क्या है, कस्मीन। मैंने बोला था ना पुल्लिंग और नपुंसक लिंग सेम होते हैं सप्तमी विभक्ति में भी, तो कस्मीन आ जाएगा वृक्ष की जगह पे। लिख दो यहां पे। समझ आई बात? देखो है ना आसान ट्रिक, आपको जो भी आसान लगे आप उस तरीके से कर सकते हो। ठीक है, फिर अगला बात करते हैं। अर्जुनेन समः धनुर्धर न आसीत, अर्जुन के जैसा धनुर्धारी नहीं था, अर्जुन के जैसा कोई भी धनुर्धारी नहीं था। तो इसका मतलब इसमें क्वेश्चन क्या बनेगा, अर्जुनेन के नीचे लगा हुआ है अंडरलाइन, तो अर्जुनेन में कैसे साउंड है, एन, अर्जुन एन। अर्जुन क्या मूल शब्द, अर्जुन को हटा दो, बचा क्या, एन। तो मैंने आपको क्या बोला था, एन मूल शब्द हटा दिया और साथ में क लगा दो, क एन, यानी कि केन। ये आ गया अर्जुन की जगह पे वर्ड। ठीक है, ये हमने किस बेसिस पे करा, साउंड इफेक्ट के हिसाब से हमने करा। यहाँ पे साउंड इफेक्ट के हिसाब से हमने यहाँ पे क्या बनाया, क्वेश्चन बनाया। हम चाहते तो ट्रांसलेशन के हिसाब से भी क्वेश्चन बना सकते थे। ठीक है, आपको अलग अलग तरीके से मैं समझा रहा हूं इस वीडियो के अंदर, ताकि आप कोई भी ट्रिक समझ जाओ अच्छे से। आपको लिंग, वचन और विभक्ति के हिसाब से समझ तो आ गया होगा, लेकिन अब आप साउंड के हिसाब से भी समझ के देखो, आपको वो भी समझ आ जाएगा। ठीक है, फिर अब बात कर लेते हैं इसको ट्रांसलेशन के हिसाब से करने की। तो देखो यहां लिखा हुआ है सिंह वने वस्ती, इसका ट्रांसलेशन क्या होगा, सिंह
वन में रहता है। सिंह मतलब शेर, शेर वन में रहता है। तो वने के नीचे जो है लाइन खींचा हुआ है, इसका मतलब है सिंह वन में रहता है, ये मतलब है सेंटेंस का। तो हमको यहाँ पे क्वेश्चन क्या बन सकता है, शेर कहाँ रहता है। कहाँ के लिए क्या वर्ड यूज होता है संस्कृत के अंदर, सर कहाँ के लिए तो यूज होता है कुत्र। तो कुत्र लगाओ यहाँ पे, बस सिंपल सी बात, सिंह कुत्रे वस्ती, सिंह कहाँ रहता है, बन गया आपका क्वेश्चन। अब एक और क्वेश्चन लेते हैं, बालकः अश्वात् अपतत, बालक घोड़े से गिर गया या गिरा, ठीक है कुछ भी हो सकता है, बालक घोड़े से गिरा। तो इसके अंदर क्या बना है भाई, हमने ट्रांसलेशन कर लिया। अब हम सोचेंगे क्या क्वेश्चन बन सकता है, बालक कहां से गिरा, बन सकता है बालक घोड़े से गिरा, तो बालक कहां से गिरा, कहां से का क्या है भाई संस्कृत में रूप, सर इसका मतलब होता है संस्कृत में कुतः, तो अस्वात की जगह पे आ जाएगा कुतः। ये तो हो गया हमारा ट्रांसलेशन इफेक्ट। लेकिन अभी एक और यहाँ पे ट्विस्ट बाकी है, अब इसको हम जरा लिंग वचन विभक्ति के हिसाब से करके देखते हैं। अस्वात लिखा हुआ है, अस्वात, अस्वात यानी कि पुलिंग, पुलिंग यानी कि इसमें देखेंगे अस्वात की साउंड, अस्वात पुलिंग में है, पुलिंग में है, इसका मतलब है कि भाई जो अस्वात है उसका हम वचन अब देखेंगे, वचन है इसका एक वचन। अब देखेंगे इसकी विभक्ति कौन सी होती है, सर इसकी विभक्ति होती है पंचमी, क्योंकि अस्वात पुलिंग है, इसका वचन एक वचन है और इसकी विभक्ति पंचमी है। क्योंकि पुलिंग में जितने भी शब्द रूप होते हैं वो सबका सेम रहता है, यानी कि अकारांत वाले का सबका सेम रहेगा, इकारांत वाले का सबका सेम रहेगा और उकारांत वाले का सबका सेम रहता है। तो ये जो अश्व है ये तो अकारांत में आता है, तो इसमें भी सेम रहेगा, ये भी पंचमी विभक्ति में आता है अस्वात, ठीक है। यानी कि जैसे बालक आता है पंचमी विभक्ति में बालकात, तो अश्व भी अकारांत में आता है, अकारांत पुल्लिंग शब्द रूप में आता है, तो अकारांत के पंचमी विभक्ति में भी अस्वात आता है, ठीक है। ये आप एक तरीके से सोच सकते हो एग्जाम के अंदर, आपको अगर मान लो याद ना हो ये अस्वात का शब्द रूप क्या होगा, तो इस तरीके से आप सोच सकते हो कि भाई पुल्लिंग में आएगा कि स्त्रीलिंग में आएगा, ठीक है। तो मैंने आपको यहाँ पे बताया पंचमी विभक्ति, एक वचन और पुल्लिंग। अब देखते हैं भाई किम के शब्द रूप के अंदर ये तीनों चीजें कहां पर उपस्थित है। पहला मैंने बोला पंचमी विभक्ति, एक वचन और पुल्लिंग, पुल्लिंग यानी कस्मात, तो इसके क्या आ सकता था अस्वात की जगह पे, सर कस्मात। और इसको आप साउंड इफेक्ट के हिसाब से भी कर सकते थे, वो कैसे सर, सर अस्वात लिखा हुआ है ना, बस लास्ट में त लगा हुआ है तो आप बस वर्ड याद कर लो, कस्मात लिख दो, कस्मात जाके, वो हमेशा सही रहेगा, ठीक है। तो साउंड इफेक्ट के हिसाब से भी ऐसे हो सकता है। अब बात करते हैं एक और सेंटेंस की जिसका नाम क्या है, क्रुद्ध सिंह प्रहर्तुम इच्छति। क्रुद्ध मतलब गुस्से में, गुस्से वाला शेर प्रहार करने का इच्छा रखता है, ठीक है। तो क्रुद्ध के नीचे जो है अंडरलाइन करा हुआ है, ठीक है। तो यहां लिखा हुआ है गुस्से वाला शेर प्रहार करने की इच्छा रखता है, ये मतलब वो ट्रांसलेट कर लिया हमने इसको। अब ट्रांसलेट कर लिया तो हमको पता लग गया गुस्से वाला शेर, कैसा शेर, गुस्से वाला शेर। तो यहां पर क्या हो सकता है, कीदृश हो सकता है, कीदृश मतलब क्या होता है, किस तरह का। तो अब ये बन सकता है हमारा इस सेंटेंस के अंदर, किस तरह का शेर प्रहार करने की इच्छा रखता है। तो यानी कि हम यहाँ पे क्या लगा सकते हैं सर, कीदृश लगा सकते हैं, क्योंकि सिंह क्या है, पुल्लिंग है, तो हम यहाँ पे कीदृश आराम से लगा सकते हैं क्रुद्ध की जगह पे। क्या लगा हमने यहाँ पे, कीदृश, कैसा शेर, किस तरीके का शेर प्रहार करने की इच्छा रखता है। तो आप इन वर्ड्स को भी याद कर लो और ये वाले वर्ड्स को भी याद कर लो, ये दोनों ही आपके काम में आने वाले हैं, ठीक है। ये वर्ड आपके काम आ जाएगा ट्रांसलेशन वाले में, और ये वाले जो वर्ड हैं आपका काम आ जाएगा लिंग वचन विभक्ति वाले में, ठीक है। और साथ में आप एक चीज और ध्यान रखना, साउंड इफेक्ट में भी आपको ये काम आ सकते हैं, ठीक है। नहीं तो जो मैंने आपको तरीका बताया साउंड इफेक्ट वाला, वो तरीका भी आपके काम में आ सकता है। तो साउंड इफेक्ट में आपके दो तरीके हो गए, पहला तो आप इसको याद कर लो, इसके बेसिस पर भी जैसे आपको पता लगेगा साउंड कैसी है तो आपको यहां से आइडिया लग जाएगा कौन सा वर्ड लगना चाहिए। अगर मान लो इसमें कोई वर्ड नहीं है साउंड इफेक्ट के हिसाब से, तो फिर आपके पास तरीका है ही, मूल शब्द को हटा दो, जो बचा उसमें क जोड़ दो, बस आपका बन जाएगा क्वेश्चन, ठीक है। तो ये थी हमारी आज की सारी ट्रिक, हमने 3 ट्रिक सीखी आज की वीडियो में। पहला सीखा हमने ट्रांसलेशन के बेसिस पर, दूसरा सीखा हमने उसके लिंग वचन विभक्ति के हिसाब से,
और तीसरा सीखा हमने उसके साउंड के हिसाब से। आपको कौन सी ट्रिक सबसे आसान लगी है, आपको जो भी ट्रिक पसंद आई है, जो भी ट्रिक सबसे इजी लगी है, तो भाई हमको वीडियो में कमेंट करके बताना कि सर हमको ये वाली ट्रिक सबसे इजी लगी है। ठीक है दोस्तों, तो भाई सबसे इंपॉर्टेंट बात, अगर आप लोगों ने अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो भाई जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि आपको फ्यूचर में आने वाली सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल सके। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक देखते रहें अमित राय क्लासेस। धन्यवाद।